अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ आपने बचपन से सीखा है, अच्छा और बुरा, सही और गलत, इंसाफ और नाइंसाफी, वो सब एक धोखा हो सकता है। अगर अच्छा इंसान बनने की कोशिश ही असल में आपको कमजोर और बेबस बना रही हो, और अगर वो लोग जिन्हें हम सबसे ज्यादा इखलाकी समझते हैं दर हकीकत सबसे बड़े झूठे हों। ये कोई आम ख्याल नहीं, ये वो खतरनाक नजरिया है जो एक जर्मन फिलोसोफर ने पेश किया, फ्रीडरिक नीचे। वो फलसफा जिसने कहा कि हमारी इखलाकियात, हमदर्दी, रहम और कुर्बानी सिर्फ एक समाजी कहानी है और शायद ये इंसान को आगे बढ़ने से रोक रही है। इसीलिए इसे अक्सर एक बागी फलसफी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में इसके ख्यालात उससे कहीं ज्यादा गहरे और हिला देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों नीचे ने रिवायती इखलाकियात को चैलेंज किया, क्यों अच्छा बनना कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और क्यों हमारी सोसाइटी की सच्चाइयां शायद इतनी सच्ची नहीं जितनी हमें लगती हैं। ये है बियॉन्ड गुड एंड ईविल की दुनिया, जहां सच आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस सब को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर नीचे के मुताबिक हमारी मौजूदा इखलाकी निज़ाम वजूद में आया कैसे था। तो चलें शुरू करते हैं। हिस्सा पहला, अखलाकियात का सिराब। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रेडरिच नीचे के मुताबिक हमारी ये मौजूदा इखलाकियात आखिर बनी कैसे। इसे समझने के लिए ना जरा एक कहानी सोचें। एक मशहूर ड्रामा है अमेडियस, उसका एक किरदार है सालियेरी, एक ऐसा इंसान जिसने अजीम मूसीकार बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, बेतहाशा मेहनत की, और फिर एक दिन वो मिलता है वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट से, एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर बगैर किसी कोशिश के उससे कई ज्यादा अजीम और टैलेंटेड हैं। और बिल्कुल यहीं से शुरू होता है हसद, और ये हसद आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी जहरीली नफरत में बदल जाता है। अब जरा सालरी की नफ्सियात पर गौर करें। वो ये नहीं सोचता कि यार मैं खुद को बेहतर कैसे बनाऊं, बल्कि वो सिर्फ एक चीज सोचता है, मैं इसे नीचे कैसे लाऊं। उसकी जिंदगी का मकसद अपनी इस्लाह नहीं रहा, बल्कि किसी अजीम इंसान को तबाह करना बन गया। और आप जानते हैं, यही रवैया नीत्शे के मुताबिक हमारे इंसानी अखलाकियात की पूरी कहानी को समझने की चाबी है। तो कहानी शुरू होती है पहले दौर से, जिसे हम ताकतवरों का दौर कहते हैं। इंसानी तारीख के बिल्कुल शुरू में जब इंसानों ने मुआशरे बनाए, तो जो ताकतवर लोग थे वो फितरी तौर पर ऊपर आए और लीडर बन गए, और उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि अच्छा क्या है। और ये अच्छाई कहीं आसमान से नहीं उतरी थी, बल्कि ये उनकी अपनी खूबियां थीं। नीत्शे इस निज़ाम को मास्टर मोरालिटी कहता है। तो ये अच्छा था क्या? ताकत, काबिलियत, खुद एतमादी और कंट्रोल। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई बेरहम खुद गर्जी नहीं थी, क्योंकि ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। गलबा हासिल करने का मतलब ये था कि उनके अंदर अपने लोगों की, अपने मुआशरे की हिफाजत करने की सलाहियत भी मौजूद थी। नीत्शे के मुताबिक ये मास्टर मोरालिटी बहुत तामीरी थी। ये एक ऐसी अखलाकियात है जो खुद से अच्छाई को क्रिएट करती है, जो इंसान को कुछ नया करने, आगे बढ़ने, मजबूत बनने और बेहतर होने की तरफ धकेलती है। इसीलिए तो ऐसे मुआशरे ताकतवर बनते हैं, तरक्की करते हैं और दूसरों पर गालिब आते हैं। लेकिन देखें, हर ताकत के साथ एक तारीक साया भी तो होता है ना। जब कुछ लोग हाकिम बनते हैं तो लामहाला कुछ लोग महकूम भी बनते हैं। मुआशरे में एक तबकाती निज़ाम बन गया, एक तरफ मास्टर और दूसरी तरफ स्लेव। और वक्त गुजरने के साथ साथ इन दबाए गए लोगों के अंदर एक खामोश सा गहरा हसद परवरिश पाने लगा। और यहीं से शुरू होता है दूसरा दौर, एक खामोश बगावत और स्लेव मोरालिटी का जन्म। ये इखलाकियात ताकतवर नहीं बनाते, बल्कि वो लोग बनाते हैं जो दबाए गए होते हैं। उनके अंदर एक खामोश आग पैदा होती है, रिजेंटमेंट यानी शदीद कड़वाहट। अब चूंकि वो जिस्मानी ताकत से तो मुकाबला कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक नया नफ्सियाती खेल खेला, एक ऐसी इखलाकियात बनाई जो सरासर रिएक्शन पर मबनी थी। उन्होंने ताकतवर की हर उस खूबी को जिससे वो खुद महरूम थे बुराई करार दे दिया। ताकत वो तो बहुत बुरी है, गलबा इंतहाई बुरा, एतमाद ये तो तकब्बुर है, और वो कमजोरी जिसे मास्टर खामी समझता था वो अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी नेकी बन गई। तो अब नए अखलाकी मायार क्या बन गए? इताअत, आजिज़ी, फरमाबरदारी और बिल्कुल बेज़रर होना। नीचे कहता है कि देखें, ये बात नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल समझ में आती है। अगर आपको सदियों तक दबाया गया हो तो जाहिर है आप कभी भी गलबे को पसंद नहीं करेंगे और बेज़रर होने ही को खूबी मानेंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है।
मास्टर मोरालिटी अच्छाई को खुद अंदर से क्रिएट करती है, जबकि स्लेव मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करती है। ये खुद कुछ नया नहीं बनाती, बल्कि इसका सारा जोर दूसरों को गलत साबित करने पर होता है। बिल्कुल उसी सालियरी की तरह जिसका मकसद खुद अच्छी मौसीकी बनाना नहीं, बल्कि मोजार्ट को गिराना था। और नीचे के मुताबिक इस सोच की तारीख में सबसे बड़ी और सबसे कामयाब मिसाल है ईसाइयत। वो बड़ा ही मुतनाज़ा दावा करता है कि किस तरह इस सोच ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लिया और ताकतवर हुक्मरानों के माशरे को एक बिल्कुल नई अखलाकियात का पाबंद कर दिया। जरा इन उसूलों पर गौर करें। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, तकलीफ देने वालों के लिए दुआ करो और कमजोर लोग जमीन के वारिस होंगे। नीत्शे कहता है कि भाई ये कोई खुदाई सच्चाइयां नहीं है, ये तो दरअसल ताकत को बुरा और कमजोरी को अच्छा बनाने की एक इंतहाई शानदार हिकमत अमली है। तो आखिर इस सब के पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है? यहाँ आता है नीचे का एक बहुत ही अहम तस्वुर, विल टू पावर। दुनिया के हर इंसान के अंदर एक बहुत ही गहरी बुनियादी ख्वाहिश होती है, जिसे नीत्शे विल टू पावर कहता है। अपनी मर्जी इस दुनिया पर नाफिज करने की ख्वाहिश, चीज़ों को बदलने की और इस दुनिया को बिल्कुल अपने मुताबिक बनाने की। अब देखें, यही ख्वाहिश ताकतवर को मजबूर करती है कि वो कमज़ोर पर डोमिनेट करे, क्योंकि उसके पास ताकत है। और हैरत की बात यह है कि यही ख्वाहिश कमज़ोर को भी बदला लेने पर मजबूर करती है, लेकिन बराह रास्त तलवार से नहीं, बल्कि चालाकी से मुआशरे की वैल्यूज़ को, अच्छे और बुरे के पैमानों को ही बदलकर। नीत्शे कहता है कि कमजोरी, आजिज़ी और कड़वाहट पर मबनी इन चीज़ों को अगर आप यूनिवर्सल बना देंगे ना, तो ये अपने साथ कुछ बहुत खतरनाक मसाइल लेकर आएंगी। ये इंसानियत को आगे बढ़ने से रोक सकता है और पूरे माशरे को साले जैसी कड़वाहट का शिकार कर सकता है। अब आते हैं इस तज्जिए के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मीडियोक्रिटी। तो चलें ज़रा देखते हैं कि ये जो एक बेअमल खामोश सी जिंदगी होती है ना, इसके आखिर क्या भयानक नताइज निकल सकते हैं। ज़रा मेरे साथ एक कहानी सोचें। क्या होता है जब एक इंसान रोज़ दुनिया बदलने के वादे तो हज़ारों करता है, लेकिन अमल के नाम पर वो कुछ भी नहीं करता। दोस्तोयेव्स्की की मशहूर किताब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड का एक किरदार है अंडरग्राउंड मैन। ये एक ऐसा इंसान है जो हर रोज़ खुद से वादे करता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, दुनिया बदल देगा, या चलें कोई बहुत बुरा काम ही कर लेगा। लेकिन आपको पता है असल मसला क्या है? असल मसला ये नहीं कि वो सोचता क्या है, असल मसला ये है कि वो करता कुछ नहीं है। ना वो दुनिया को बदलता है, ना खुद को। वो बस बैठा सोचता रहता है और वक्त खामोशी से गुजर जाता है। अब एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये शख्स जो कुछ करता धरता नहीं है, दुनिया का सबसे नेक इंसान भी होता या तारीख का सबसे जालिम इंसान, तो क्या कोई फर्क पड़ता? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो बेअसर है। उसके पास न कुव्वत है, न इरादा और ना ही हकीकत को बदलने की कोई सलाहियत। और सच पूछें तो अजीम फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे का सबसे बड़ा खौफ भी यही था। वो कहता है कि अगर हमने मुकम्मल तौर पर स्लेव मोरालिटी यानी उस गुलामाना जहनियत को अपना लिया ना, तो हम सब इसी अंडरग्राउंड मैन जैसे बन जाएंगे। ऐसे लोग जो ना कुछ क्रिएट करते हैं, ना कुछ बदलते हैं, बस एक एवरेज, खामोश और बेअसर सी जिंदगी गुजार देते हैं। अब नीचे के मुताबिक ये स्लेव मोरालिटी दो चीज़ों से चलती है, एक रिजेंटमेंट और दूसरा ताकत का शदीद खौफ। रिजेंटमेंट की बात तो हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन अभी हमारा सारा फोकस इस ताकत के खौफ पर है। वो कहता है कि एक बहुत ही सादा सी बात है, लेकिन हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, और वो ये कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको ताकत चाहिए। हर वो इंसान जिसने दुनिया में कोई भी बड़ा काम किया है, उसके पास या तो गैर मामूली ताकत थी, या गैर मामूली काबिलियत, या फिर ये दोनों चीजें थी। मिसाल के तौर पर, चाहे वो एक मखय्यर इंसान हो, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो अपने बेपनाह वसाइल से लाखों लोगों की मदद कर रहा है, या फिर एक जनरल हो जो उन्हीं वसाइल से दुनिया को फतह करने निकल पड़ा हो। बज़ाहिर इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, राइट? लेकिन पॉइंट एक ही है। नीचे का मानना है कि दोनों को अपना मकसद पाने के लिए बिल्कुल एक जैसी बुनियादी ताकत की जरूरत है। देखें, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान पैदा नहीं कर सकते बगैर इस पॉसिबिलिटी के कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स भी पैदा हों। और कभी कभी तो ये दोनों एक ही इंसान में होते हैं, जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे नीचे ने क्या कमाल लफ्जों में कहा है, एक ही वक्त में मॉन्स्टर भी और सुपीरियर इंसान भी। अब जरा सोचें, अगर नेपोलियन ये मान लेता कि ताकतवर होना बुरा है और बस दब के कमजोर होकर रहना ही अच्छा है, तो क्या वो कभी यूरोप की तारीख बदल पाता? हरगिज नहीं। तो फिर हम ताकत से डरते क्यों हैं? नीचे कहता है कि जिस लम्हे हम ताकत से डरना शुरू करते हैं ना, इसी लम्हे हम दरअसल अपने ही खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये फर्द के पोटेंशियल के खिलाफ काम करता है, ये मुआशरे की तरक्की को रोक देता है, और मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये पूरी इंसानी नस्ल की कामयाबी के खिलाफ है।
ताकत का खौफ उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसानों को सामने ही नहीं आने देता जो दुनिया का रुख मोड़ सकते हैं। इसीलिए नीचे उन इक़दार को एक टेस्ट से गुजारता है, द मॉरलिटी टेस्ट, फर्द मुकाबला मुआशरा। अपनी मशहूर किताब जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स में वो कहता है कि जरा इस मॉरलिटी को एक टेस्ट से गुजारो। क्या ये फर्द को मजबूत बनाती है और क्या ये मुआशरे को आगे ले जाती है? और इसके मुताबिक ताकत का खौफ इन दोनों ही टेस्ट्स में फेल हो जाता है, क्योंकि इनफरादी सतह पर इसका मतलब यह है कि सिर्फ वही लोग खुश या मुतमईन रहेंगे जिनका कोई बड़ा विजन ही नहीं है, और मुआशरे के लिए इसका मतलब यह है कि वो कभी ऐसे लोग पैदा ही नहीं कर पाएगा जो दुनिया में कोई बड़ा चेंज ला सकें। अब जरा ठहर कर एक बड़ा गहरा सवाल सोचें। अगर नेपोलियन बस थोड़ा सा और कामयाब होता तो शायद आज हम सब फ्रेंच बोल रहे होते। तो फिर सवाल यह है, क्या वो कामयाब हो सकता था अगर उसका माशरा सदियों से ऐसे अखलाकी फ्रेमवर्क्स में फंसा ना होता जो ताकत को सप्रेस करते हैं? क्या तारीख के इन बड़े किरदारों को उनकी अपनी अखलाकियात ने पूरी तरह उभरने से रोक रखा? और यहाँ नीचे हमें सीधा चैलेंज करता है। वो कहता है, अपने अंदर के इस खौफ को पहचानो, ताकत से डरना छोड़ दो, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो हम खुद को और अपने माशरों को हमेशा के लिए एक मामूली, बेअसर और गुमनामी की कैद में डाल देंगे। लेकिन मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब थोड़ी एग्जैजरेशन नहीं है? आखिरकार तारीख में कई ऐसे माशरे भी तो कामयाब रहे जो बज़ाहिर ताकत को बुरा समझते थे। तो इसका क्या? यहाँ नीचे का एक बड़ा सीधा सा दिफा मौजूद है। वो कहता है कि वो माशरे इसलिए कामयाब थे क्योंकि उन्होंने अभी तक मुकम्मल तौर पर उस स्लेव मोरालिटी को अपनाया ही नहीं था। जिस दिन वो इसे पूरी तरह अपना लेंगे, उनकी कामयाबी रुक जाएगी। तो बात यहाँ आकर रुकती है कि क्या ये गुलामाना जहनियत हमें सिर्फ कमज़ोर और बेअसर बनाती है, या इसका कोई और भी तारीक पहलू है? यहाँ नीचे का एक और बहुत ख़तरनाक दावा सामने आता है। वो कहता है कि स्लेव मोरालिटी ना सिर्फ हमें बाहर से कमज़ोर बनाती है, बल्कि ये हमें अंदर से बिल्कुल मिजरेबल भी कर देती है। तो अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, रिजेंटमेंट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और हमारा मॉरल सिस्टम। हमने पहले बात की थी ना कि हमारी अखलाकियात एक हद तक कमज़ोर लोगों के रिजेंटमेंट यानी नाराज़गी से बनी है, लेकिन फ्रीड्रिच नीचे के मुताबिक इस रिजेंटमेंट पर कोई भी निज़ाम खड़ा करना एक मुकम्मल तबाही है। क्यों? क्योंकि यार ये हमें उस चीज़ से ही दूर कर देता है जो हम असल में बनना चाहते हैं। अब ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है, तो आइए इसे लोमड़ी और अंगूर की मशहूर कहानी से समझते हैं। एक लोमड़ी दरख्त पर लटके हुए अंगूरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करती है। वो बार बार छलांगे लगाती है, अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन मुसलसल नाकाम रहती है। आखिरकार थक हार कर वो हार मान लेती है। और फिर वो वापस मुड़ते हुए क्या कहती हैं? ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे। अब देखिए, ये बात वक्ती तौर पर तो उससे उसकी अना को बड़ा सुकून देती है, लेकिन हकीकत में ये जवाज़ उसे हमेशा के लिए उन अंगूरों से महरूम कर देता है। अब जरा सोचें, अगर कोई दूसरी लोमड़ी आकर वही अंगूर हासिल कर ले तो क्या होगा? पहली लोमड़ी के अंदर क्या तूफान बरपा होगा? जाहिर है एक अजीब सा तजाद और हसद पैदा होगा। एक तरफ तो उसके अंदर अब भी उन अंगूरों की शदीद ख्वाहिश मौजूद है, और दूसरी तरफ वो खुद ही दावा कर चुकी है कि अंगूर तो बेकार और बुरे हैं। तो ये जो अंदरूनी कश्मकश है ना, यही तजाद उसे अंदर से खाता रहेगा। अब आप जरा इन अंगूरों को इंसान की बड़ी ख्वाहिशात से रिप्लेस कर दें, जैसे ताकत, कामयाबी या दुनिया में अपना असरो रसूख कायम करना। नीचे के मुताबिक ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान किसी ना किसी हद तक ज़रूर चाहता है, लेकिन मसला ये है कि यही चीज़ें स्लेव मोरालिटी में बिल्कुल बुरी करार दी जाती हैं। और सिर्फ ये कह देना कि ये चीज़ें बुरी हैं इंसान की ख्वाहिश को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि ये ख्वाहिश तो हमारे अंदर की बुनियादी इंस्टिंक्ट से आती है, जिसे नीचे विल टू पावर कहता है, यानी आगे बढ़ने की ख्वाहिश, बेहतर बनने की ख्वाहिश, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद एक्सपेंड करने की ख्वाहिश। अब इमेजिन करें एक इंसान जिसे बताया जाए कि उसकी कुछ बड़ा करने की जो फितरी ख्वाहिश है वो बुरी है। वो शायद उसे सप्रेस कर दे, दबा दे, लेकिन वो उसे ख़त्म नहीं कर सकता, और यही सप्रेशन ना उसे अंदर से तोड़ देगी। वो बाहर से तो शायद अच्छा बन जाएगा, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, बेचैन और खुद से नफरत करने वाला बन जाएगा। निक्शे के मुताबिक सबसे अहम पॉइंट यह है कि यही चीज़ ऐसी नस्लें पैदा करती है जो अपनी ही ख्वाहिशात से लड़ रही होती हैं, जिनके ख्वाब दबा दिए गए हैं, जिनकी एम्बिशन ख़त्म कर दी गई है, और नतीजा क्या निकलता है? एक बिल्कुल मीडियोकर और मिजरेबल सी जिंदगी। और फिर जब ये लोग किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपनी विल टू पावर को फॉलो कर रहा हो, जो वाकई कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हो, तो उनके अंदर क्या पैदा होता है? रिजेंटमेंट।
وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ سب بےمانی ہے۔ شاید کبھی وہ صحیح بھی ہوں، لیکن اکثر اوقات یہ صرف ان کا ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے۔ کیونکہ یار سچ کو ماننا نا بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ ماننا کہ کبھی ہمارے پاس بھی وہ پوٹینشل تھا لیکن ہم نے خود ہی اسے چھوڑ دیا، اور اب ہم ایک جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سچ پوچھیں تو کسی اور کی کامیابی کو برا کہنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنی ناکامی کا سامنا کیا جائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچے کہتا ہے کہ ہمارا مورل سسٹم وہ کر ہی نہیں رہا جو وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا بننا سپوزڈلی ہمیں بہتر زندگی دینا چاہیے، رائٹ؟ لیکن اگر اچھا بننے کا مطلب ہے دب جانا، کمزور ہونا، پیسو ہونا، اپنی خواہشات کو مار دینا، تو یہ ہمیں بہتر نہیں بناتا۔ یہ ہمیں توڑ دیتا ہے، یہ ہمیں ایک ایسی زندگی میں قید کر دیتا ہے جہاں ہم مسلسل اپنی ہی خواہشات سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور نیچے کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بے ایمانی ہے، خود کے ساتھ بھی اور اس زندگی کے ساتھ بھی۔ ہم صرف دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے چوتھے حصے کی طرف، جس کا نام ہے دا مورل مین۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہے جو اپنی موریلٹی کی وجہ سے بالکل ناقابل برداشت بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات پر لیکچر دیتے ہیں، جو دوسروں کو ایسے سٹینڈرڈز پر جج کرتے ہیں جن پر خود وہ کبھی پورا نہیں اترتے۔ وہ اپنی کوئی نئی سوچ تو کریٹ نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی جو ان سے زیادہ خوش اور زیادہ آزاد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فریڈرک نیچے کے مطابق بس یہی ہے ایک ٹپیکل مورل پرسن۔ اب اگر ایک نظر سے دیکھیں تو بظاہر وہ غلط نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تو صرف اپنے مورل سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے نیچے اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ مورل پرسن اپنی اصل موٹیویشنز کے بارے میں بالکل ایماندار نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت بڑی بنیادی بے ایمانی ہے۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کے لیے یہاں ایک کانسیپٹ آتا ہے رائچیس اینگر، یعنی وہ حق بجانب غصہ جو کسی دوسرے شخص کو زبردستی صحیح کرنے کے لیے کیا جائے، اور وہ بھی بظاہر مورل گراؤنڈز پر۔ اگر آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہی غصہ کبھی انسانی حقوق کے پھیلاؤ کا سبب بنا، اور کبھی اسی غصے نے انتہائی خوفناک شکل اختیار کی اور مختلف مذہبی گروہوں کی قتل و غارت تک کروائی۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر نیچے کہتا ہے کہ اصل میں یہ کوئی اخلاقی چیز ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک گروہ ہے جو پوری طاقت سے اپنی موریلٹی دوسروں پر امپوز کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس سب کے پیچھے جو چیز ہے اسے وہ کہتا ہے ول ٹو پاور۔ یہ انسان کی اپنی مرضی دوسروں پر نافذ کرنے کی اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے کی ایک بنیادی اور قدرتی خواہش ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچے اسے انہیرنٹلی غلط بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ تو بالکل فطری ہے کہ انسان اپنی دنیا کو اپنے مطابق بنانا چاہے۔ لیکن بھائی مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے اس بے ایمانی میں، کیونکہ مورل پرسن یہ ماننے کے بجائے کہ وہ اپنی پاور ازرٹ کر رہا ہے، وہ اسے سچ اور انصاف کا نام دے دیتا ہے۔ تو نیچے کے مطابق یہ صرف ول ٹو پاور ہے، لیکن ایک بہت ہی زبردست پی آر کیمپین کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں یہی بے ایمانی ایک اور بڑا نقصان بھی کرتی ہے، یہ ہماری ول ٹو پاور کو بری طرح لمٹ کر دیتی ہے، کیونکہ پھر ہم صرف تب ایکٹ کرتے ہیں جب ہمیں اپنے ایکشن کے لیے کوئی اخلاقی جواز یا کوئی تھیوریٹیکل مورل جسٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر ہم اس حالت میں پھنسے ہوں جسے نیچے سلیو موریلٹی کہتا ہے، تو یہ باؤنڈریز اور بھی تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ لوگ جو کچھ بہت بڑا کر سکتے تھے وہ بس رک جاتے ہیں، وہ ساری زندگی یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ عمل صحیح ہے یا غلط۔ تو پھر اس جال سے بچا کون؟ ہسٹری میں دیکھیں تو اسی لیے نیچے کے نزدیک نپولین بوناپارٹ ایک انتہائی عظیم اور ایکسیپشنل شخصیت تھا، کیونکہ اس نے اپنی ول ٹو پاور کو فالو کیا، بغیر اس بات کی ذرا بھی فکر کیے کہ پورے یورپ کو فتح کرنا مورلی جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں۔ وہ روایتی گڈ اور ایول کے دائرے سے بالکل باہر نکل کر ایکٹ کرتا تھا، اور یہی چیز اسے باقی سب سے الگ بناتی ہے۔ ذرا سوچیں اگر وہ بھی عام لوگوں کی طرح بیٹھ کر ہر وقت اپنے کاموں کی اخلاقی منظوری ڈھونڈتا رہتا اور یہی سوچتا رہتا کہ کیا یہ اخلاقی ہے یا نہیں، تو شاید وہ کبھی تاریخ میں اپنا اتنا بڑا نام نہ بنا پاتا۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں نیچے کا فلسفہ واقعی بہت مشکل اور ریڈیکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ان پرانی سوچوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جنہیں ہم نے ہمیشہ سے سچ مان رکھا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے صدیوں تک فلسفی ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتے تھے، اچھا کیا ہے؟ چاہے وہ ایرسٹوٹل ہو یا جان اسٹارٹ مل یا پھر ایمانوئل کانٹ، سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ گڈ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن نیچے تو پورا پیراڈائم ہی بدل دیتا ہے۔
वो सवाल ही तब्दील कर देता है और पूछता है गुड है किस लिए। वो मोरालिटी को कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ या आसमानी सच्चाई नहीं समझता, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ एक ह्यूमन टूल समझता है, एक ऐसा निजाम जो कभी तो इंसानी तरक्की को आगे बढ़ाता है और कभी हमारी बेपनाह सलाहियतों को बुरी तरह रोक देता है। और अब आते हैं इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ। अब क्या किया जाए? फ्रीडरिच नीचे की मोरालिटी पर यह पूरी एनालिसिस सच पूछें तो फलसफे की सबसे कंट्रोवर्शियल बातों में से एक है। ये फिलॉसफी बज़ाहिर डेमोक्रेसी के खिलाफ लगती है, इक्वालिटी के खिलाफ लगती है, और देखा जाए तो ये तकरीबन हर उस चीज़ के खिलाफ जाती है जिसे हम इंस्टिंक्टिवली अच्छा समझते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि यही इसका असल मकसद भी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस सब के साथ करें क्या? क्या किया जाए? पुरानी अक़दार की इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए? क्या हमें वाकई अपनी तमाम पुरानी वैल्यूज़ छोड़ देनी चाहिए? और क्या अब ऐसी नई वैल्यूज़ बनानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ताकत, इरादे और डोमिनेंस पर मबनी हो? कुछ लोग वाकई यही नतीजा निकालते हैं और बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहता, और सच तो यह है कि अक्सर लोग नहीं जाते, तब भी नीचे के अफकार में इंतहाओं में जाए बगैर भी इंतहाई कीमती प्रैक्टिकल इंसाइट्स और अमली दानिशमंदी तलाश की जा सकती है। किसी भी इंसान का अजीम बनना और दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ा मुस्बत काम करना इसी पावर और कैपेसिटी से ही तो मुमकिन होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इसी पावर से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि अजीम अच्छाई और बड़े नुकसान के कैपेसिटी, ये दोनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं और हमेशा साथ साथ आती हैं। सदियों से रिवायती तौर पर कमजोरी, आजिज़ी और पैसिविटी को ग्लोरीफाई किया जाता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ बेटरमेंट और कॉम्पिटेंस का रास्ता है। गौरतलब बात यह है कि अगर कोई मोरालिटी सिर्फ कमजोरी को ग्लोरीफाई करे और सेल्फ इंप्रूवमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दे, तो वो असल में अपने फॉलोअर्स की जिंदगी को बेहतर नहीं बल्कि बदतर बना रही होती है। हमें उन लोगों से थोड़ा महतात रहना चाहिए जो अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ मॉरल होने पर बनाते हैं। इस बात को वाजे करने के लिए नीचे हमें विल टू पावर का कॉन्सेप्ट देता है। वो कहता है, अक्सर खालिस नेकी और अच्छाई के दावे के पीछे भी एक छुपी हुई विल टू पावर होती है, यानी दूसरों पर कंट्रोल करने और खुद को मनवाने की बुनियादी इंसानी ख्वाहिश, जिसे बस एक अच्छे और पाकीज़ा नाम के पीछे छुपा दिया गया होता है। तो वो शख्स जो मोरालिटी को एक चाकू या हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, उससे हर वक्त होशियार रहना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये रोजमर्रा जिंदगी और हमारे बाहमी ताल्लुकात के लिए एक इंतहाई जबरदस्त प्रैक्टिकल विजडम है। बुनियादी तसव्वुरात पर सवाल उठाना जो दरअसल ज़हनी आज़ादी का रास्ता है। और ये तीसरी और शायद सबसे अहम बात है, इंसान को अपने बुनियादी तसव्वुरात को कभी भी किसी भी सूरत में अनक्वेश्चन्ड नहीं मानना चाहिए। अगर एक लम्हे के लिए इन बातों पर गौर किया जाए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है और हकीकत क्या है, तो ये बात समझ आती है कि ये कोई मुक़द्दस चीज़ें या पत्थर पर लकीर नहीं है जो तनकीद या सवाल से बालातर हों। इन्हें क्वेश्चन किया जा सकता है, इन्हें एक्टिवली टेस्ट किया जा सकता है। इंसान के पास ये मुकम्मल आज़ादी है कि वो इन अक़दार को ऑल्टर करे, उन्हें टेस्ट करे और देखे कि क्या ये वाकई ज़िंदगी को बेहतर बना रही हैं या नहीं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बस सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन शायद वैल्यूज़ को थोड़ा तब्दील करने और बेहतर बनाने की ज़रूरत हो, ताकि वो ज़ाती सतह पर और माशरे के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। हथौड़े से फ़लसफ़ा बयान करना और नए ख्यालात की तख्लीक, ये इस पूरी एनालिसिस का असल क्लाइमैक्स है। नीचे हमें एक इंतहाई गहरी बात याद दिलाता है कि हम आज़ाद हैं अपनी वैल्यूज़ खुद चूज़ करने और बिल्कुल नए आइडियाज़ तख्लीक करने के लिए। इसीलिए उसकी मशहूर किताब ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स का सबटाइटल ही ये है, हाउ टू फिलोसोफाइज विद अ हैमर। यहाँ ये हथौड़ा असल में पुराने और टूटे हुए मफरूज़ों को तबाह करने का एक टूल है, यानी पुराने ख्यालात को तोड़ना, उन्हें हर कदम पर चैलेंज करना और फिर सब कुछ साफ करके कुछ नया बनाना। ये एक बिल्कुल नई किस्म के फिलोसोफर का काम है जो पुराने निज़ाम के पिसे हुए और टूटे हुए टुकड़ों को हटाकर उनकी जगह नए आइडियाज़ की क्रिएशन के लिए रास्ता बनाता है। वो इस पुराने मलबे को पूरी तरह साफ कर देता है। तो सवाल ये है कि ये नए आइडियाज़ कैसे होने चाहिए। ये आइडियाज़ पावरफुल हों, एक्टिव हों, लविंग हों और सबसे बढ़कर लाइफ अफर्मिंग हों। यानी ऐसे आइडियाज़ हों जो इंसान को ज़िंदगी से भागने के बजाय दुनिया के साथ भरपूर तरीके से एंगेज करें और उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर वाकई इस मौजू की गहराई को समझना हो तो सबसे बेहतरीन तजवीज़ यही है कि इन टेक्स्ट को खुद पढ़ा जाए, क्योंकि कोई भी समरी या इंटरप्रिटेशन हमेशा महदूद होती है। इसके दो सबसे अहम ओरिजिनल काम बियॉन्ड गुड एंड ईविल और ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स हैं,
असल फहम सोर्स मटेरियल को खुद पढ़ने से ही आता है। और यही था नीचे का सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम वाकई वही हैं जो हमें बताया गया है, या हम खुद अपने वैल्यूज क्रिएट करने की आज़ादी रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो शायद यही इस फलसफे का असल मकसद है, आपको आंसर्स देना नहीं बल्कि सवाल देना। क्योंकि आखिर में जिंदगी शायद गुड और इविल के दरमियान नहीं चलती, बल्कि उसके दरमियान चलती है कि हम कितनी ईमानदारी से अपने आप को और अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी ही गहरी, माइंड ओपनिंग और फलसफे पर मबनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और अभी सब्सक्राइब करें ई बुक होराइजन, ताकि आप ऐसे ही मजीद फलसफा, तारीख और इंसान के जहन को बदल देने वाले ख्यालात तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और अपनी सोच को महदूद मत होने दीजिए।